मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे सभी? आई होप बढ़िया होंगे, फिट एंड फाइन होंगे। चलिए, तो हम लोग इकोनॉमिक्स फाउंडेशन की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स की फाउंडेशन क्लास जो है वो हम स्टार्ट करेंगे। देखिए, फाउंडेशन अर्थव्यवस्था क्या होती है, इकोनॉमिक्स क्या होती है, सबसे पहले वो जान लेते हैं। देखिए, न्यूनतम संसाधनों में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाने को हम लोग अर्थव्यवस्था या इकोनॉमिक्स कहते हैं। मतलब अगर आपके पास बहुत सीमित संसाधन भी है ना, मतलब बहुत कम संसाधन, बहुत कम आपके पास चीज़ें हैं या बहुत कम आपके पास में ऑप्शन है, और फिर भी आप काफ़ी अच्छा प्रॉफिट आप जनरेट कर सकते हो, इसी का नाम है इकोनॉमिक्स। ठीक है, हर इकोनॉमिक्स में, या मैं ये कहूँ कि इकोनॉमिक्स के अंदर, अर्थव्यवस्था के अंदर कुछ सेक्टर होते हैं, कुछ क्षेत्रक होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम कुछ सेक्टर्स को पढ़ेंगे, उन हम लोग क्षेत्रक को पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग कीजिए आप यहाँ पे, तो हेडिंग लिखिए आप यहाँ पे अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, या इसी को हम इंग्लिश में बोलते हैं सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स, सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स या अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। ठीक है, चलिए, परिभाषा तो आपने जान ली है कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक क्या, अर्थव्यवस्था क्या चीज़ होती है। तो अर्थव्यवस्था कुछ क्षेत्र होते हैं, कुछ सेक्टर होते हैं, हम उनकी हम बात कर लेते हैं। देखिए, कितने सेक्टर होते हैं तो हम उनकी बात करते हैं। अर्थव्यवस्था के टोटल 3 सेक्टर हैं। ठीक है, मेनली 3 सेक्टर होते हैं अर्थव्यवस्था के। पहला सेक्टर है आपका स्वभाव, यानी कि नेचर पे डिपेंड करता है, आपके नेचर पे बेस होता है। तो पहला हो गया स्वभाव। दूसरा शर्तों के आधार पे होता है, शर्त होता है दूसरा। और तीसरा जो होता है वो है स्वामित्व, यानी कि ऑनरशिप। ठीक है, तो अब यहाँ पे सेक्टर लिख लीजिए। तो कितने सेक्टर होते हैं हमारे पास? हमारे पास 3 सेक्टर होते हैं। ठीक है, पहला सेक्टर क्या है? तो पहला है हमारा नेचर, यानी कि मैं कहूँ तो स्वभाव, माने स्वभाव के आधार पर, या स्वभाव हमारा पहला नेचर, पहला सेक्टर। दूसरा होता है शर्तें, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं टर्म। क्या बोलते हैं? टर्म्स बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? टर्म्स या शर्तें। और तीसरा और अंतिम जो होता है वो होता है स्वामित्व या ऑनरशिप, स्वामित्व या ऑनरशिप हम लोग इसको कहते हैं। तो ये 3 सेक्टर हमारे होते हैं, 3 हमारे पास क्षेत्र होते हैं अर्थव्यवस्था के, इनको हमें पढ़ना है। पहला सेक्टर डिपेंड करता है आपके स्वभाव पे, दूसरा सेक्टर शर्तों पे, और तीसरा जो सेक्टर है वो डिपेंड करता है आपकी ऑनरशिप पे या स्वामित्व पे। ठीक है, इन तीनों को ही हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। तो स्टार्टिंग से हेडिंग लिखिए आप यहाँ पे, नेचर या स्वभाव के आधार पर हेडिंग। ठीक है, चलिए, तो पहला है हमारा स्वभाव या नेचर के आधार पर, नेचर पे बेस्ड, हम उसको पढ़ लेते हैं। देखिए, नेचर पे बेस्ड जब हम बात करते हैं तो नेचर बेस्ड हमारे पास 3 सेक्टर हैं। कितने? 3 सेक्टर है हमारे पास में। कौन कौन से? पहला सेक्टर है आपका प्राइमरी सेक्टर, या इसी को हम बोलते हैं प्राथमिक सेक्टर। तो पहला कौन सा है? पहला है आपका प्राथमिक सेक्टर। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर। चलिए, हेडिंग लिखिए यहाँ पर, स्वभाव के आधार पर, स्वभाव या नेचर, स्वभाव या नेचर के आधार पर। देखिए, अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र? 3 सेक्टर, 3 क्षेत्र, जिसमें से पहला कौन सा है? स्वभाव के आधार पर या नेचर के आधार पर। तो सबसे बड़ी बात कि नेचर के आधार पर हम देखते हैं, तो नेचर के आधार पर 3 हमने अभी पढ़े, अभी हमने देखे 3 होते हैं। तो 3 कौन कौन से होते थे? एक तो प्राथमिक, एक द्वितीयक और एक तृतीयक सेक्टर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप हेडिंग देखिए, पहला आप हेडिंग देखिए प्राथमिक सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्रक।
प्राथमिक क्षेत्र क्या प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर। ठीक है, देखिए प्राइमरी सेक्टर। तो प्राथमिक सेक्टर में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं वो हम देखते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र में वो सेक्टर आते हैं जो सीधे नेचर पे डिपेंड करते हैं, मतलब प्रकृति पर जो डिपेंड होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्राथमिक सेक्टर में रखते हैं। यानी कि प्रकृति पर निर्भर क्षेत्र किस में आते हैं, वो प्राथमिक सेक्टर में आते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं बोल दूं, जैसे एग्जाम्पल के लिए आप देखिए तो कृषि यानी कि एग्रीकल्चर जो है ये आता है, मत्स्य पालन फिशिंग ये आती है, फिशिंग आती है, पशुपालन, ठीक है, पशुपालन फार्मिंग जिसे आप कहते हो वो आता है। यानी कि वो सब चीज़ें जो कि प्रकृति पर डिपेंड करती हैं, यानी कि जिसका पूरा कंट्रोल जो प्रकृति के हाथ में हो, हाँ, बल्कि इंसान के हाथ में कुछ भी ना हो, वो सब क्या किस में आता है, प्रकृति या प्राथमिक सेक्टर में आते हैं। इसी तरह से मत्स्य पालन है, इसी तरह से पशुपालन है, तो ये सब किस में आएंगे, प्राथमिक सेक्टर में आते हैं। तो प्राथमिक सेक्टर में हम उन चीज़ों को रखते हैं, उन क्षेत्रों को रखते हैं जो सीधे सीधे प्रकृति पर निर्भर करते हों, जो सीधे प्रकृति पर निर्भर करते हों, बल्कि इंसान के हाथ में उसका कोई भी कंट्रोल ना हो। ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर, द्वितीय क्षेत्र क्या, सेकेंडरी सेक्टर। इसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं हम उनकी बात करते हैं। तो इसमें हम रखते हैं निर्माण और विनिर्माण, मतलब मैन्युफैक्चरिंग जो है, मैन्युफैक्चरिंग या निर्माण और विनिर्माण, मतलब किसी चीज़। फिर है तीसरा है आपका तृतीयक सेक्टर, तृतीयक सेक्टर या तृतीय क्षेत्रक, ये होता है टर्सरी, टर्सरी। तो ये टर्सरी में कौन कौन आएगा वो हम बात कर लेते हैं। इस सेक्टर को हम सेवा सेक्टर भी कहते हैं, मतलब कि प्राथमिक और द्वितीय सेक्टर का सहायक क्षेत्र कौन सा है, तो वो आपका तृतीयक सेक्टर है। मतलब प्राथमिक और द्वितीयक इन दोनों का जो सहायता है, जो हेल्प है, वो कौन करता है, वो आपका तृतीयक सेक्टर करता है। इसलिए हम इसको सेवा सेक्टर या सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, सेवा सेक्टर या सर्विस सेक्टर भी इसको कहा जाता है। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो है ये प्राथमिक और द्वितीयक दोनों की हेल्प करता है। एग्जाम्पल जैसे आलू है, मान लीजिए आलू उगेगा कहाँ, खेत में, क्यों खेत किस में आता है, प्राथमिक सेक्टर में। उस आलू से चिप्स बनेंगी तो द्वितीयक सेक्टर में, क्योंकि निर्माण विनिर्माण कौन करेगा, द्वितीयक सेक्टर। लेकिन वो चिप्स बनी, उस चिप्स को अब आगे बेचेंगे तब जा कर के हमें प्रॉफिट होता है, तो उस चिप्स को बेचने का काम कौन करता है, तो तृतीयक सेक्टर करता है। ठीक है, तो इसलिए तृतीयक सेक्टर को हम कहते हैं सेवा सेक्टर, यानी कि प्राथमिक सेक्टर और द्वितीय सेक्टर की हेल्प करता है उसे, इसलिए हम इसे सेवा सेक्टर भी कहते हैं। इसके अंदर ये क्या करेगा, जो निर्मित वस्तुएं होंगी उन वस्तुओं का आगे आयात या निर्यात किस में होता है, तृतीयक सेक्टर में होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। एग्जाम्पल जैसे मैं दे दूं यहाँ पर, एग्जाम्पल जैसे मिल जाए, जैसे और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे दुकानदार जो होता है, उदाहरण के लिए दुकानदार किस में आएगा, इसमें दुकानदार आएगा द्वितीय में। जो चिप्स बनी है, आप उस चिप्स को खरीदोगे, उसके लिए चाहिए पैसा, पैसा कौन देगा, बैंक देता है। कौन देगा, बैंक। चिप्स वाइस हो गई खराब चिप्स, मान लीजिए चिप्स थी खराब, आपने चिप्स खाई तो चिप्स आपको हो गई डायबिटीज़। ठीक है, तो अब आप जाओगे किसके बाद, आप लिखाओगे शिकायत। शिकायत कहाँ पे लिखाओगे, पुलिस के पास।
ठीक है, कहाँ जाओगे? पुलिस के पास। ज़्यादा तबीयत खराब हो गई तो आप जाओगे हॉस्पिटल। कहाँ जाओगे? हॉस्पिटल। तो दुकानदार, बैंक, पुलिस, हॉस्पिटल, ठीक है, कम्युनिकेशन, संचार सेवाएं जो जितनी भी हैं वो सब किस में आती हैं? ट्रांसपोर्ट वगैरह सब तृतीयक सेक्टर में आएंगे। मतलब जितने भी सेवा सेक्टर हैं वो सब किस में आते हैं? तृतीयक सेक्टर में आते हैं। ठीक है, पुलिस हो गई, आर्मी हो गई, हॉस्पिटल हो गया, स्कूल हो गए, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जितने भी आते हैं इसमें आते हैं। बिजनेस वगैरह जो होते हैं वो सब किस में आएंगे? तृतीयक सेक्टर में आते हैं। शर्तों के आधार पर या आप ये कहिए टर्म्स के अकॉर्डिंग, टर्म से बेस्ड जितने भी सेक्टर हों किस में आएंगे? सेकंड में। शर्तों के आधार पर हम लोग सेक्टर देखते हैं। तो शर्तों के आधार पर हमें दो सेक्टर देखने हैं। दो ही सेक्टर होते हैं, एक होता है संगठित, एक होता है असंगठित। तो दो सेक्टर कौन कौन से? एक सेक्टर होता है आपका संगठित और एक होता है असंगठित। तो संगठित क्षेत्रक और एक होता है असंगठित क्षेत्रक। असंगठित क्षेत्र, दोनों को देख लो एक साथ। देखो संगठित क्षेत्र कौन से होते हैं, असंगठित कौन से होते हैं, दोनों को हम एक साथ देख लेते हैं। देखो संगठित क्षेत्र में क्या होता है कि किसी भी कार्य की अगर आप कोई काम कर रहे हैं, चाहे वो प्राथमिक सेक्टर हो, चाहे द्वितीय या तृतीयक, किसी भी सेक्टर में हो, इसके अंदर क्या होता है कि जो सैलरी होती है, मतलब जो तनख्वाह होती है, मेहनताना जो होता है, वो सैलरी और दूसरा अवकाश यानी कि लीव जो होती है। तो एक हो गई आपकी सैलरी, माने जो मेहनताना बोलते हो, तनख्वाह बोलते हो, सैलरी बोलते हो आप। तो एक तो सैलरी, एक आपका अवकाश यानी कि छुट्टी होती है, लीव होती है, अवकाश, और एक जो आपका समय है, मतलब इस टाइम पर आपको ऑफिस में जाना ही जाना है या कोई काम पर आपको इतने बजे पहुंचना ही पहुंचना है। तो ये तीनों के तीनों, सैलरी, अवकाश और समय, ये तीनों के तीनों फिक्स होते हैं, एकदम एकदम फिक्स होंगे। ठीक है, इसमें कोई भी और फेर नहीं होगा। किसी की सैलरी अगर 20,000 रुपये है तो और अगर वो संगठित क्षेत्र में काम करता है तो उसकी सैलरी 20,000 ही रहेगी। अगर सुबह 8 बजे मान लो ऑफिस में जाना ही जाना है तो सुबह 8 बजे वो ऑफिस में जाएगा, और अगर 5 बजे छुट्टी लेके घर आएगा तो 5 बजे ही आएगा। मतलब समय पूरा होगा। जैसे स्कूल आपने देखे होंगे, पुलिस, ठीक है, स्कूल हो गया, पुलिस हो गया, सरकारी हॉस्पिटल हो गए, कितनी जो नौकरीज होती है, गवर्नमेंट नौकरी या प्राइवेट नौकरी, आप जितनी भी देख लीजिए जिनके अंदर सैलरी फिक्स होती है कि इनको 20, 25 या 30 कितनी भी सैलरी फिक्स है, वो सैलरी इतनी ही दी जाएगी। किसी को ये बोले कि अवकाश, अगर संडे का अवकाश मिलेगा तो संडे को उसका अवकाश होगा, बोले संडे को अवकाश नहीं है तो फिर संडे को छुट्टी नहीं मिलेगी। तो वो, ठीक है, तो इसका मतलब वो किस में आएगा? संगठित क्षेत्र में आते हैं। ऐसे जो काम है या ऐसे वो पार्ट, ऐसे क्षेत्र जो किस में आए, जिनकी सैलरी, जिनका अवकाश और जिनका जो समय है वो तीनों फिक्स हो, वो किस में आएगा? संगठित में आता है। संगठित क्षेत्र में एक क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट, संगठित क्षेत्र में सबसे ज़्यादा नौकरियां किसने दी हैं? माने संगठित क्षेत्र में सर्वाधिक नौकरियां किसने दी हैं? वो आप देखो तो वो किसने दी हैं? वो रेलवेज ने। तो रेलवे ने सर्वाधिक यहाँ पे जॉब्स दी हैं, सर्वाधिक क्या दी हैं? जॉब्स दी हैं या नौकरियां दी हैं। किसमें? संगठित क्षेत्र में। फिर आता है असंगठित क्षेत्र। असंगठित क्षेत्र क्या होता है? असंगठित क्षेत्र वो होते हैं, असंगठित क्षेत्र कौन से होते हैं? तो असंगठित क्षेत्र कौन से होते हैं? इसके अंदर हमें सैलरी, लीव यानी अवकाश और जो टाइम है, समय है, ये फिक्स नहीं होता। ये क्या ना हो? तो ये फिक्स ना हो, नॉट फिक्स, ये फिक्स नहीं होता। एग्जाम्पल जैसे कृषि हो गया,
फील्ड जैसे होती है, कृषि जो होती है, एग्रीकल्चर जो होता है, ये किस में आता है? तो ये आपके असंगठित क्षेत्र में आता है। इसमें वो काम आते हैं जो आपके खुद के हों, जैसे स्टार्टअप होते हैं, बिजनेस होता है, वो सब किस में आते हैं? आपके इसमें सेकंड असंगठित क्षेत्र में आते हैं। इसके अंदर कोई भी आपको ना सैलरी फिक्स नहीं होती है, ये डिपेंड करता है आपके प्रॉफिट पर कि कितना हो रहा है। अगर आपको फर्स्ट मंथ अगर आपको 15,000 प्रॉफिट है तो 15 आपका है, 20,000 प्रॉफिट है तो 20 आपका है। इसके अंदर सैलरी की कोई भी सैलरी नहीं है, इसमें मान लीजिए इसमें प्रॉफिट पे डिपेंड होते हैं। फिर होता है अवकाश। अवकाश आप कभी भी ले सकते हैं, इसमें कोई रोक टोक नहीं है, चाहे आपकी तबीयत अच्छी है चाहे ख़राब है, इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। आप चाहें तो अवकाश ले सकते हैं, आप चाहें तो लीव ले सकते हैं, आप चाहें तो नहीं ले सकते। फिर होता है समय। समय का कोई भी इसके अंदर टाइम नहीं होता है कि आपको इसी टाइम जाना है, आप जब चाहें तब जा सकते हैं। अगर आप 8 बजे जाते तो 8 बजे, 9 बजे जाते 9 बजे, मतलब टाइम कोई फिक्स नहीं है, आने का ना जाने का कोई टाइम फिक्स नहीं होता है। तो ऐसे क्षेत्र जिसमें सैलरी, अवकाश और जिसके अंदर समय फिक्स ना हो, वो किस में आते हैं? वो असंगठित क्षेत्र में आते हैं। इनको हम लोग असंगठित क्षेत्र कहते हैं। फिर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि असंगठित क्षेत्र में सबसे ज़्यादा नौकरी किसने दी है? तो ये बहुत आपको याद रखना है। तो असंगठित क्षेत्र में सबसे ज़्यादा नौकरियां जो है वो कपड़ा उद्योग ने दी हैं। सर्वाधिक जॉब्स कितने दिए हैं? तो कपड़ा उद्योग ने सर्वाधिक जॉब्स दी हैं। तो ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है। तो ये संगठित था, ये असंगठित क्षेत्र था। तो शर्तों के आधार पे कितने होते हैं? 2 होते हैं, एक संगठित और एक असंगठित, ये भी हमने पढ़ लिया। अब आप हेडिंग लिखिए तीसरा, स्वामित्व के आधार पर। ठीक है, स्वामित्व या ऑनरशिप के आधार पर। तो ऑनरशिप या स्वामित्व के आधार पे कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो इन चारों को ही हम लोग देखेंगे। तो पहला आप हेडिंग लिखिए सार्वजनिक। पहली हेडिंग क्या है? तो पहला है आपका सार्वजनिक। देखिए सार्वजनिक या पब्लिक गवर्नमेंट कुछ भी कह दीजिए, तो सार्वजनिक या पब्लिक वे क्षेत्र जो सीधे सीधे सरकार के अधीन होते हैं, वो किस में आते हैं? वो आपके किसके आते हैं? सार्वजनिक के अधीन आते हैं। ठीक है, तो वो किस में आते हैं? सार्वजनिक में आते हैं। अधीन होंगे वो किस में आएगा? वो आपके पब्लिक में आता है। तो सरकार के अधीन, सरकार के अधीन। ठीक है, एग्जाम्पल लिखिए, उदाहरण दीजिए। जैसे पुलिस किसके अधीन आते हैं? सरकार के अधीन आते हैं। जैसे जो रिसर्च सेंटर जो होते हैं, जैसे इसरो, किसके अधीन है? सरकार के अधीन है। तो पुलिस, आर्मी जैसे किसके अधीन है? सरकार के अधीन है। तो पुलिस हो गया, रिसर्च सेंटर जितने भी हैं और आर्मी वगैरह जो जितनी हैं, ये सब किसके अधीन आएंगी? ये आपके सरकार के अधीन आएंगी। तो वो क्षेत्र जो सीधा सरकार के अधीन होते हैं वो किस में आते हैं? सार्वजनिक में आते हैं। फिर आता है आपका सेकंड, वो है निजी। कौन सा? निजी क्षेत्र, या हम इसे कहते हैं प्राइवेट। क्या कहते हैं? प्राइवेट। देखो प्राइवेट में कौन आता है? तो प्राइवेट में वो आते हैं जो निजी कंपनियां होती हैं, जैसे बिजनेस टाइप जितनी भी वो सब किस में आएंगे? निजी में आते हैं। तो प्राइवेट कंपनियों के अधीन होते हैं, मतलब अब ये कह दीजिए कि जो बिजनेस वगैरह जितने हैं वो उसके अधीन होते हैं। तो प्राइवेट कंपनियों के अधीन, प्राइवेट कंपनियों के अधीन होते हैं, उस किस में आते हैं? निजी के अंदर आते हैं। एग्जाम्पल जैसे मैं बता दूँ, जो बिजनेसमैन ठीक है, तो कोऑपरेटिव सहकारी समिति, सहकारी समिति के अंदर कौन आता है? तो सहकारी समिति के अंदर जो छोटे उद्योग जो होते हैं, छोटे इंडस्ट्रीज जो होती हैं, उनको बड़े स्तर पे सरकार हेल्प करती है, उनको बड़े स्तर पे पहुंचाने के लिए। और भारत का सबसे लोकप्रिय या सबसे बड़ा कोऑपरेटिव कौन सा है? तो वो आपका अमूल है। ठीक है, हेडिंग लिखिए आप
अब आप हेडिंग लिखिए यहाँ पे PPP या जॉइंट वेंचर, ठीक है। क्या कहते हैं? जॉइंट वेंचर। इसी को हम लोग बोलते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। क्या कहते हैं? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इसके अंदर क्या होता है? ये इसी को हिंदी में बोले तो हिंदी में इसको बोला जाता है संयुक्त। हिंदी में क्या बोलते हैं? संयुक्त क्षेत्र बोलते हैं। ये आपको याद रखना है। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर सरकार और जो निजी कंपनियां वो दोनों को दोनों इसमें पार्टनरशिप में होती हैं, ठीक है। तो सरकार और निजी कंपनियां दोनों किस में होती हैं? पार्टनरशिप में होती हैं। सरकार प्लस निजी कंपनियां किस में होंगी? पार्टनरशिप में होंगी। ये कह दीजिए कि संयुक्त होंगी, पार्टनर होंगी। ये भी याद आप कर लीजिएगा, ठीक है। कुछ काम जो सरकार संभालती है, कुछ काम प्राइवेट कंपनियां संभालती हैं। एग्जांपल जैसे मैं दे दूं तो एग्जांपल बहुत, ठीक है, आप देख लीजिए। जैसे ट्रेन्स एंड फ्लाइट। ट्रेन्स हो गया, फ्लाइट हो गई, ये सब किस में आएंगी? ये सब किस में आते हैं? तो ये ट्रेन हो गई, फ्लाइट हो गई, ये सब जॉइंट वेंचर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में आते हैं, ठीक है। इसके अंदर सरकार क्या करती है? तो इसके अंदर सरकार एक डॉक्यूमेंट साइन करती है। वो डॉक्यूमेंट आपको याद रखना है। उस डॉक्यूमेंट का नाम है MOU। मोमेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है इसमें साइन किया जाता है, ठीक है। तो इतनी सी बात है ट्रिप जॉइंट वेंचर में, और ये कोऑपरेटिव, इतनी सी बात है। पब्लिक में क्या पढ़ा? सार्वजनिक में क्या पढ़ा हमने? जो सरकार के अधीन। सेकंड निजी में क्या पढ़ा? निजी कंपनियों के अधीन। तीसरा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जिसमें सरकार और निजी दोनों ही जॉइंट वेंचर में होती है, दोनों संयुक्त होती हैं। और चौथा था कोऑपरेटिव, जिसमें अमूल सबसे बड़ा है, और बड़ी जो छोटे उद्योगों को बड़े स्तर पर ले जाने के लिए सरकार क्या करती है? हेल्प करती है, ठीक है। अब आप हेडिंग लिखिए उत्पादन के क्षेत्रक। उत्पादन के क्षेत्रक या प्रोडक्शन होते हैं, ठीक है। हेडिंग लिखिए उत्पादन या प्रोडक्शन। उत्पादन या प्रोडक्शन। देखो प्रोडक्शन कितने होते हैं? तो प्रोडक्शन 4 टाइप के होते हैं। कितने होते हैं? 4 टाइप के प्रोडक्शन होते हैं। मतलब 4 इसमें अंदर हम पढ़ते हैं, 4 चीज़ें हम पढ़ेंगे, 4 प्रोडक्शन पढ़ेंगे। प्रोडक्शन के लिए या उत्पादन के लिए आपके पास में क्या क्या होने ज़रूरी है? कौन कौन से अंग, कौन कौन सी चीज़ें आपके अंदर आपके पास होनी चाहिए, जिससे आप अच्छा प्रोडक्शन कर सको और अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सको। पहला, आपके पास प्रोडक्शन के लिए सबसे पहले मान लीजिए कोई काम, कोई बिजनेस, कोई स्टार्टअप आपको स्टार्ट करना है, तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ होती है आपके पास पैसा होना चाहिए, मतलब पूंजी का होना ज़रूरी है। तो पहला आपके पास क्या होना चाहिए? पहला आपके पास में पूंजी होनी चाहिए, यानी कैपिटल। एक तो होता है पैसा और एक होता है कैपिटल। देखो एक होता है पैसा और एक कैपिटल। पैसा बहुत कम होता है, उससे हम बोलते हैं पैसा। जैसे 1000, तो 1000 क्या है? पैसा। लेकिन अगर बोले 10 करोड़, तो वो है आपकी पूंजी। मतलब बड़ी मात्रा में जो पैसा होता है उसको हम पूंजी बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। अगर आपके पास खुद का जमा किया हुआ या खुद की सेविंग्स का पूंजी नहीं है, कैपिटल नहीं है, तो आप इसको लोन पर भी ले सकते हैं। पूंजी जो है अगर आपके पास नहीं है, आपके पास में किसी उत्पादन को करने के लिए, किसी काम को करने के लिए, तो फिर आप उसको लोन पर भी, ठीक है, ले सकते हैं। लोन पर भी आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला हो गया पूंजी। सेकंड जो होता है वो होता है आपका भूमि। भूमि क्या होता है? भूमि होती है, ज़मीन होती है, लैंड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं हिंदी में? इंग्लिश में लैंड बोलते हैं। ये भूमि जो है अगर आपके पास खुद की है, बहुत अच्छी बात है। पैसे के बाद आपको एक कंपनी लगाने के लिए आपको चाहिए एक जगह। क्या चाहिए? एक जगह चाहिए।
अगर आपके पास खुद की जगह है तो वेल एंड गुड है, अगर आपके पास खुद की जगह नहीं है तो आप इसे किराए पर भी ले सकते हैं। तो आप इसे किराए पर भी ले सकते हैं, बशर्ते आपको हर महीने उसका किराया जुटाना पड़ेगा, किराया आपको देना पड़ेगा, तो उसे आप किराए पर भी ले सकते हैं। तो सेकंड आपका भूमि, जिसे आप किराए पर भी हायर कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा होता है आपके पास उद्यमी। क्या होता है? उद्यमी। उद्यमी कौन होता है? आपको बिजनेस करना अगर आप चाहते हैं या कोई स्टार्टअप करना चाहते हैं, उसके लिए आइडिया कौन देगा, आपको मैपिंग कौन करवाएगा, वो उद्यमी करवाता है। कभी कभी क्या होता है, जो आप खुद भी उद्यमी बन सकते हैं, खुद भी एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। और चौथा होता है आपका श्रमिक, ठीक है। कंपनी लगा ली, पैसा आपके पास आया, जगह मिल गई, कंपनी डाल ली अच्छी सी आपने, अब चाहिए आपको उसके अंदर मजदूर या कोई काम करने के लिए श्रमिक चाहिए, लेबर चाहिए। क्या चाहिए? लेबर चाहिए, लेबर चाहिए। और लेबर आप पैसा से भी हायर कर सकते हैं। तो ये चार क्या चीज़ें आपको उत्पादन के लिए चाहिए होती हैं। पहला चाहिए पूंजी, जो आपके ऋण पर भी ले सकते हैं, लोन पर ले सकते हैं। दूसरा भूमि या लैंड, जिसको आप किराए पर ले सकते हैं, हायर कर सकते हैं किराए पर। तीसरा उद्यमी होता है, मैपिंग जो आपको करवाएगा, जो इस तरह से स्टार्टअप करना है, बिजनेस करना है, उसका आइडिया कौन देगा? उद्यमी देगा। चौथा श्रमिक, जो आपने कंपनी खड़ी की है, जो आपने स्टार्टअप खड़ा किया, अब उसके अंदर आपको कुछ श्रमिकों की आवश्यकता है, कुछ लोग चाहिए काम करने के लिए, तो वो आपका श्रमिक आ जाएगा। अगर ये चार चीज़ें, अब देखिए, अब मेन बात याद रखना, अगर ये चार चीज़ें सरकार के अधीन हो, मैंने क्या बोला? अगर ये चार चीज़ें अगर ये चार चीज़ें जो हैं सरकार के अधीन होती हैं, तो इसे हम बोलते हैं सार्वजनिक या सार्वजनिक क्षेत्रक, सार्वजनिक या सहकारी, इसको सरकारी या सार्वजनिक गवर्नमेंट हम इसको बोलते हैं। अगर ये सारी की सारी किसके अधीन हो? सरकार के। तो यहाँ पे लिख लो, सरकार के अधीन, सरकार के अधीन। अगर ये चार चीज़ें सरकार के अधीन है तो किस में आएंगी? तो आपके सार्वजनिक में आएंगी। लेकिन अगर ये चार चीज़ें, मान लीजिए ये चार चीज़ें, अगर ये चार चीज़ें पूंजीवादी यानी कि प्राइवेट के अधीन हो, तो इसे हम बोलते हैं पूंजीवादी। मान लो प्राइवेट के अधीन होती हैं तो इसे हम पूंजीवादी बोलते हैं। मान लें निजी कंपनियों के अधीन जो होती हैं उसे हम पूंजीवादी बोलते हैं, ठीक है। उसे हम क्या बोलते हैं? पूंजीवादी बोलते हैं, जो निजी कंपनियों के जो अधीन होती है, ठीक है। स्टार्टिंग में भारत की जो अर्थव्यवस्था थी ना, इकोनॉमी जो थी, वो सार्वजनिक थी। कैसी थी? सार्वजनिक थी, पब्लिक थी। बट धीरे धीरे क्या हो गई? पूंजीवादियों के अधीन होने लग गई। कैसे लग गई? पूंजीवादियों के अधीन होने लग गई। तो भारत की अर्थव्यवस्था स्टार्टिंग में थी सरकारी यानी कि सार्वजनिक, धीरे धीरे आई पूंजीवादियों के अधीन। और अब कैसी है तो वो जान लो। अब कैसी है? तो अब है आपके मिश्रित बोलते हैं, मिक्स बोलते हैं। यानी कि ये दोनों ही, ये जो ऊपर वाले दोनों हैं, मान लें निजी प्लस सरकार, दोनों के अधीन जो होती हैं, तो मिश्रित क्या होती है? श्रमिक, लेबर, ठीक है। अगर ये चारों के चारों किसके अधीन हो? सरकार और निजी दोनों कंपनियों के अधीन हो, तो ये किस में आती हैं? आपके मिश्रित में आती हैं। वर्तमान में भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? तो वर्तमान में भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित है, ठीक है। तो ये एक चैप्टर था जो आपको पढ़ा दिया मैंने, एक चैप्टर इकोनॉमिक्स था जिसका नाम था एक सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, ठीक है। इस चैप्टर का नाम था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे जीडीपी पढ़ेंगे हम लोग, और हम जीडीपी को भी 2 से 3 क्लास में ख़त्म कर देंगे, ठीक है। मुझे उम्मीद है समझ आ गया होगा। पूरा चैप्टर आप ध्यान से समझिएगा, नहीं समझ आया तो बैक करके वापस देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।